अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न अप पाकिस्तान। आज के इस लेक्चर में हम पाकिस्तान स्टडीज़ को डिस्कस करने वाले हैं और पाकिस्तान स्टडीज़ की क्लास नंबर 17 जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले 16 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और वो तमाम लेक्चर्स इस प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पाकिस्तान स्टडीज़ को हमने इंडस वैली से पढ़ना स्टार्ट किया है और हर टॉपिक को डिटेल में डिस्क्रिप्टिव वे में कवर किया है ताकि आप चीज़ों को समझ के उनका कंसेप्ट ले सकें और उसके बाद हर लेक्चर को डिस्कस करने के बाद उसके कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज को भी हम डिस्कस करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 से रिलेटेड होने वाला है। लेकिन लेक्चर को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि अगर आप वन पेपर एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप पीपीएससी, एफपीएससी, किसी भी और सर्विस कमीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स ने लर्न अप पाकिस्तान को व्हाट्सएप पे जरूर फॉलो कर लेना है। हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि लर्न अप पाकिस्तान की टीम डेली बेसिस पे फ्री प्रिपरेटरी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्विज और इन्फोग्राफिक्स यहां पर शेयर करती है, जिससे आप मुस्तफीद हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने एक 100 मार्क्स का जो है एक मॉक टेस्ट डिजाइन किया है, जो कि उन्हीं स्टैंडर्ड्स पे है जिन स्टैंडर्ड्स पे आपका वन पेपर एग्जाम कंडक्ट किया जाता है और ये मॉक एग्जाम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप उस मॉक एग्जाम को एक्सेस करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको उस मॉक की एक्सेस मिल जाएगी। तो बगैर वक्त जाया किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और हमारा टॉपिक जो है कैबिनेट मिशन प्लान होने वाला है। आप तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने वेवल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस को डिस्कस किया था, किस तरह लॉर्ड वेवल के प्लान को शिमला कॉन्फ्रेंस के अंदर डिस्कस किया गया और फिर किस तरीके से एक पॉइंट जिस पे मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस का डिसएग्रीमेंट हुआ, जिस पॉइंट पर डिसएग्रीमेंट की वजह से जो वेवल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस है ये फेल हो गई बाकी प्लान्स की तरह। तो किस तरीके से उसके बाद इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, सबसे पहले तो हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने ये देखा कि जो वेवल प्लान है ये 1945 के अंदर आया। वेवल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 के अंदर हुई थी। साथ साथ हम ये चीज भी जानते हैं कि इससे पहले जो इलेक्शंस हुए थे वो 1937 में हुए थे और इसके बाद जो इलेक्शंस होने थे वो इलेक्शंस जो है वो 1945 और 46 के जनरल इलेक्शंस हैं। अब आप लोग ये तो प्रीवियस लेक्चर से जानते हैं कि 1937 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें दोनों जमातें अपने क्लेम को प्रूव करने में नाकाम हुई थी, क्योंकि इन इलेक्शंस का सोल पर्पस ये था कि अपने क्लेम को एस्टैब्लिश किया जाए। कांग्रेस का क्या क्लेम था? कांग्रेस का ये क्लेम था कि यहां पर इस खित्ते की वो वाहिद नुमाइंदा जमात है, इसके अलावा तमाम जमातें जो है उनको इस तरह की सपोर्ट हासिल नहीं है जिस तरह की अनकंडीशनल सपोर्ट कांग्रेस के पास है। और यहां पर जो नारे लगाए जाते हैं, कम्युनल नारे लगाए जाते हैं कि यहां मुसलमान एक अलग कौम है, हिंदू एक अलग कौम है, ये नारे बेबुनियाद हैं, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जाता था। तो कांग्रेस का ये क्लेम 1937 के इलेक्शन में कि वो 95% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है, ये जो है नाकाम हुआ, क्योंकि कांग्रेस उतनी सीट्स जीतने में कामयाब ना हो सकी। और जो लीग, मुस्लिम लीग का जो है वो क्लेम था कि वो 100% मुसलमान लोग जो हैं उनकी वो नुमाइंदा जमात हैं, यानी कि जितनी भी सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू मुस्लिम रिजर्व सीट्स हैं उनकी नुमाइंदा जमात सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग है। तो इस चीज में भी वो नाकाम हुए थे क्योंकि रिजर्व सीट्स को वो उस तरह से जीत नहीं पाए थे। अब 1945 के इलेक्शंस आने वाले थे। इन इलेक्शंस का एक बैकग्राउंड ये था कि 1937 से लेके 1939 की जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इससे मुसलमान बहुत परेशान हुए थे। इससे मुस्लिम्स को ये रियलाइज हुआ था कि वाकई ही जो कम्युनलिज्म की बात हो रही है वो एग्जिस्ट करती है और मुसलमानों को किसी ऐसी जमात के पीछे खड़ा होना पड़ेगा जिसको तमाम मुसलमानों की जमातें सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि वहां सिर्फ एक मुसलमानों की जमात नहीं थी, बेशतर छोटी छोटी जमातें थी, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग तमाम सीट्स को रिजर्व सीट्स को सिक्योर नहीं कर पाई थी। तो मुसलमानों को यह रियलाइज हो चुका था। अब जैसे ही 1945 के इलेक्शंस की बात हुई, क्योंकि वेवल प्लान तो फ्लॉप हो गया, तो उस फ्लॉप के बाद जो है इलेक्शंस की बात हुई कि अब प्रोविंशियल लेवल पे और साथ साथ जो है वो सेंट्रल लेवल पे इलेक्शंस कंडक्ट होंगे। तो जैसे ये इलेक्शन स्टार्ट हुए, दो के इसको कांग्रेस ने अपोज किया, लेकिन स्टिल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इस इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट किया था कि वो अपने क्लेम्स को एस्टैब्लिश कर सकें। अब यहां एक रिजल्ट बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि जनरल इलेक्शन जो जनरल सीट्स थी जो कि किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए रिजर्व नहीं थी, उस पर सबसे ज्यादा जो सीट्स जीती गई थी वो कांग्रेस की तरफ से जीती गई थी। और इसके अलावा जो सेंटर की सीट्स थी, 100% सेंटर की रिजर्व सीट्स फॉर
मुस्लिम्स जो है वो मुस्लिम लीग ने जीत ली थी। और जो प्रोविंसेस की सीट्स थी उसमें रिजर्व सीट्स पर 87% जो है सीट्स जो जीती थी वो मुस्लिम लीग ने जीती थी। ये 1945 के इलेक्शंस की बात हो रही है, 1945 और 46 के इलेक्शंस की। तो अब जो है वो मुस्लिम लीग इस क्लेम को साबित करने में कामयाब हो चुकी थी कि वो मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है और मुसलमान एक सेपरेट आइडेंटिटी रखते हैं। इसके अलावा इन इलेक्शंस का एक और यूनिक फीचर ये था कि इन इलेक्शंस में दोनों बड़ी जमातों की तरफ से एक स्लोगन रेज किया गया था। कांग्रेस अपने स्लोगन के साथ आई थी कि अनडिवाइडेड इंडिया होना चाहिए, अगर आप अनडिवाइडेड इंडिया चाहते हैं तो कांग्रेस को वोट करें। और मुस्लिम लीग आई थी कि अगर आप पाकिस्तान के आइडिया को सपोर्ट करते हैं तो आप जो है मुस्लिम लीग को वोट दें। तो उनका इतनी ज्यादा तादाद में सीट सिक्योर करना ये जो है उससे क्लियर था कि वहां की मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान एक सेपरेट कंट्री के तौर पे चाहती है और वो अनडिवाइडेड इंडिया नहीं चाहते बल्कि इंडिया की पार्टीशन चाहते हैं। अब बैकग्राउंड को डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करते हैं कैबिनेट मिशन प्लान को। कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो बेसिकली जो है क्यों प्रपोज किया गया और ये कैबिनेट मिशन जो है वो इंडिया क्यों आता है, ब्रिटेन से ये इंडिया क्यों आता है। तो इसकी वाहिद रीजन ये होती है कि हमने आपको बताया प्रीवियस लेक्चर्स में कि वर्ल्ड वॉर 2 जो हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2 1939 में स्टार्ट हो गई थी। अब जब आप किसी वॉर के अंदर जाते हैं तो आपको इकोनॉमिक बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 1939 से लेके 1945 तक चली थी। तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होती है तो एक इकोनॉमिक बर्डन होता है किसके ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर। और ये इतनी बड़ी कॉलोनी जिसको इंडिया का नाम दिया जाता था, इसको चलाना अब उस खित्ते के अंदर रहते हुए बहुत मुश्किल हो चुका था, कॉस्टली हो चुका था। और अब उनको लग रहा था कि ये ज्यादा मुफीद नहीं है क्योंकि लोकल रेजिस्टेंस इतनी बढ़ चुकी थी कि उसको सप्रेस करने में जितनी एफर्ट्स और एनर्जीज लग रही थी वो ब्रिटिश के लिए जो है वो अब उस तरह से कारआमद नहीं थी, मुफीद नहीं थी। लिहाजा 3 कैबिनेट के मेंबर्स को जो है वो भेजा जाता है ताकि एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जाए और स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू इंडिया के लोकल लीडर्स में जो है, ब्रिटिश इंडिया के लोकल लीडर्स में पावर को ट्रांसफर किया जाए। तो ये 3 लोग जो है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कैबिनेट मिशन जो है वो उसके अंदर आए थे और कैबिनेट मिशन प्लान लेके आए थे। कब आए थे? 1946 के अंदर, 1946 के अंदर। तो इसमें सबसे पहले लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया थे उस वक्त, उसके बाद सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि क्रिप्स मिशन को लीड कर रहे थे प्रीवियसली, ये इसके साथ आए थे जो प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ ट्रेड थे। और उसके बाद एवी अलेक्जेंडर भी जो है इस कैबिनेट मिशन का हिस्सा थे। 1946 में ये आते हैं और बेसिकली 3 हफ्ते जो है, 3 हफ्ते लगातार डिस्कशन करते हैं दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज से। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इनकी डिस्कशन होती है ये किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती क्योंकि कांग्रेस जो है इस चीज पर स्टक होती है कि अनडिवाइडेड इंडिया चाहिए और साथ साथ मुस्लिम लीग की ये डिमांड होती है कि आप उनको जो है सेपरेट होमलैंड से कम किसी चीज पर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास जितनी भी मुस्लिम्स के लिए रिजर्व सीट्स थी उनकी जो है सपोर्ट हासिल है उनको और वो सारी सीट्स जीत चुके हैं। इसका मतलब यह है कि वो जो लोकल पॉपुलेशन है वो एक सेपरेट होमलैंड चाहती है और उसकी डिमांड को सप्रेस नहीं किया जा सकता क्योंकि 1/4 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है वो मुसलमानों की थी और ये उस जो है 1/4 पॉपुलेशन की डिमांड है। इस वजह से ब्रिटिश भी इस चीज को सीरियस ले रहा था और 2 पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान ये डिस्कशन फ्लॉप हो जाती है जिसके बाद जो कैबिनेट मिशन है ये अपना प्लान जो है वो प्रपोज करता है इस खित्ते के लिए। तो कैबिनेट मिशन ने अपना जो प्लान प्रपोज किया वो प्लान कुछ इस तरह का दिखता था। उस प्लान में बेसिकली उन्होंने जो है मुख्तलिफ कैटेगरीज और ग्रुप्स क्रिएट किए थे जिसमें यहाँ के लोकल एरियाज को डिवाइड कर दिया था। अब इस मैप को अंडरस्टैंड करने से पहले, ये फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपके लिए जो है मैंने शेयर किया है, आपको सबसे पहले ये समझना है कि इसका बैकग्राउंड क्या था। देखिए इसका बैकग्राउंड ये था कि मुसलमान 1930 से जो है मुख्तलिफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज के बारे में ये कह रहे थे कि इनको सेपरेट एक यूनिट, एक इकट्ठा इसको यूनिट बना देना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर पंजाब का प्रोविंस है और बलूचिस्तान का प्रोविंस है, NWFP का प्रोविंस है, सिंध का प्रोविंस है, यहां मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो इन 4 प्रोविंसेस को मिला के आप एक यूनिट जो है वो बना दें और उस यूनिट को मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया जो है वो डिक्लेयर कर दें। तो 1930 से ये डिमांड स्टार्ट होती है और ऑनवर्ड फिर ये डिमांड मैच्योर होती जाती है। इसी तरीके से जो कांग्रेस है वो चाहती है कि किसी किस्म की बाउंड्रीज जो है वो ना हो और एक कंट्री को 2
में या इससे ज्यादा हिस्सों में स्प्लिट ना किया जाए। तो इन दोनों डिमांड्स को अंडर कंसीडर रखते हुए एक बीच का रास्ता निकाला गया और ये प्लान प्रपोज किया गया। और ये प्लान ये था कि इंडिया को जो है वो एक यूनियन बना के 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। अब यूनियन से मुराद है कि ये सारे प्रोविंसेस और ग्रुप्स जो है वो एक साथ ही रहेंगे, लेकिन ये इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस होंगे। तो 3 ग्रुप्स बनाए गए, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ये आपके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है इन चीजों को, ताकि इस कंसेप्ट को आप भूलें भी ना और चीजों के साथ मिक्स भी ना करें, क्योंकि ये अब तक का सबसे प्रैक्टिकल प्लान जो है वो दिया गया था, जिसपे दोनों जमातें एक वक्त में एग्री भी हो गई थी और उसके बाद जो है फिर डिसएग्रीमेंट हुआ, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ग्रुप ए के अंदर उन्होंने ये इलाके रखे, यूनाइटेड प्रोविंस, उसके बाद बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस और जो है ओडिशा और साथ साथ बॉम्बे जैसे इलाके। तो ये बेसिकली जो है हिंदू मेजॉरिटी इलाके थे ग्रुप ए के अंदर। ग्रुप बी के अंदर सबसे पहले तो ये मौजूदा पाकिस्तान का जो आप नक्शा देख रहे हैं, अच्छा ये जम्मू एंड कश्मीर इसके अंदर इस वजह से इंक्लूडेड नहीं था क्योंकि ये प्रिंसली स्टेट था। प्रिंसली स्टेट्स को बाद में कहा गया कि आप एक्सेशन जो है वो साइन कर सकते हैं किसी भी स्टेट के अंदर। तो यहाँ पर जो है आप सबसे पहले देख रहे हैं कि ये वो इलाके हैं जिनके बारे में खुतबा इलाहाबाद में भी कहा गया था कि इनको मिला के एक पॉलिटिकल यूनिट बना दिया जाए। तो ये ग्रुप बी के अंदर जो है वो शामिल कर दिए गए थे। और उसके बाद जो ग्रुप सी था बंगाल और असम पर मुश्तमिल था। अच्छा, अब गौर तलब बात यहाँ पर ये थी कि ये 2 ग्रुप्स जो है ये बेसिकली मुस्लिम मेजॉरिटी थे, ये मुस्लिम मेजॉरिटी थे, मुस्लिम मेजॉरिटी। तो अब इससे सबसे पहले जो है मुस्लिम लीग तो बहुत खुश थी क्योंकि उनकी डिमांड को पार्शियली एक्सेप्ट कर लिया गया था। बाउंड्रीज तो ड्रॉ नहीं की गई थी, लेकिन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज को रिकॉग्नाइज भी कर लिया गया था और उनको जो है वो यूनिट्स के तौर पे उनको स्पेसिफाई भी कर दिया गया था। इसके बाद जो कैबिनेट मिशन ने प्रपोज किया था वो ये था कि जो यूनियन होगी, यानी कि इन सब प्रोविंसेस में से जो मेंबर्स आके, जिस तरह पाकिस्तान एक फेडरेशन है तो फेडरल में आपका वफाक है, वफाक में जो है गवर्नमेंट को जो हेड कर रहा होता है वो वजीर आजम होता है, और हमारे यहाँ वफाक मजबूत है। तो इसी तरीके से जो उस वक्त कैबिनेट मिशन में ये प्रपोज किया गया कि इंडिया एक यूनियन होगा और यूनियन के पास महदूद इख्तियारात होंगे, जिसमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड ही उनके पास पावर्स थी, और बाकी जितनी भी पावर्स थी वो प्रोविंसेस को दे दी गई। अच्छा, अब ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट प्रोविंसेस थे। अब इस ग्रुप के अंदर ग्रुप बी की बात की जाए तो इसमें पंजाब का प्रोविंस था, इसमें NWFP का प्रोविंस था, बलूचिस्तान का प्रोविंस था, सिंध का प्रोविंस था। तो तमाम के तमाम प्रोविंसेस अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर सकते थे, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के बाद ये जितने भी प्रोविंसेस एक साथ एक ग्रुप के अंदर हैं, ये फिर अपने ग्रुप का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर सकते थे, और फिर जितने भी ग्रुप्स हैं ये मिलने के बाद यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर सकते थे। तो 3 टायर गवर्नमेंट का कंसेप्ट जो है वो यहां पर कैबिनेट मिशन की तरफ से दिया गया, जिसको कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग की तरफ से इनिशियली एक्सेप्ट कर लिया गया कि मुस्तकबिल के अंदर जो है वो पाकिस्तान की डिमांड ये अपनी मनवा सकते हैं। साथ साथ कांग्रेस जो है वो क्योंकि एक मजबूत सेंटर चाहती थी, वो चाहती थी कि जितने भी प्रोविंसेस हैं जब वो मिलें और वफाक के लिए जो है गवर्नमेंट बनाई जाए तो वफाक के पास इख्तियारात होने चाहिए, क्योंकि उनको पता था कि अगर प्रोविंसेस ऑटोनोमस हो गए तो जिन प्रोविंसेस में मुसलमानों की मेजॉरिटी है वहां पर तो वो एब्सोल्यूट पावर एंजॉय करेंगे। वो चाहते थे कि सेंटर मजबूत हो ताकि तमाम प्रोविंसेस जब वोट करेंगे, ये देखें तमाम प्रोविंसेस, ये ABCD फॉर एग्जांपल ये प्रोविंसेस हैं, और यहां पर जो है ये आपका सेंटर है। तो तमाम प्रोविंसेस जब वोट करेंगे तो सेंटर में मेजॉरिटी कांग्रेस के पास होगी, क्योंकि ज्यादा प्रोविंसेस हिंदू मेजॉरिटी वाले हैं। तो फिर ये तमाम प्रोविंसेस के ऊपर अपनी जो है एब्सोल्यूट पावर को एंजॉय करेंगे। तो इस वजह से कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन प्लान को रिजेक्ट कर दिया था। अब आपके लिए कैबिनेट मिशन में जो लोग इस मिशन का हिस्सा थे और इसका पसे मंजर बैकग्राउंड, यानी कि जो इलेक्शंस हुए थे उसको अंडरस्टैंड करना, और इसके बाद जो इंटरम गवर्नमेंट क्रिएट की गई थी उसके बारे में अंडरस्टैंड करना, ये आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए जरूरी था। बाद में मुस्लिम लीग इस चीज से अपनी एक्सेप्टेंस से विड्रॉ कर लेती है, क्योंकि कांग्रेस के बहकाने पर अंग्रेज ये कहते हैं कि ये जो ग्रुपिंग है ये मुस्तकबिल के अंदर काबिल तब्दील है, और जब ये क्रिएट होंगे ग्रुप तब भी तब्दीली इसमें की जा सकती है, और वहां के लोगों की या गवर्नमेंट्स की ओपिनियन मैटर करती है। तो इस क्लॉज की बेसिस पे और इस वेग इंटरप्रिटेशन की बेसिस पे मुस्लिम लीग ने जो है
वो इस प्लान से विड्रॉ कर लिया और इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो बना दी गई। इंटरिम गवर्नमेंट में कांग्रेस भी शामिल थी और मुस्लिम लीग भी शामिल थी। और इंटरिम गवर्नमेंट जब क्रिएट हुई तो मुख्तलिफ किस्म की जो एक्टिविटीज थी उसने कांग्रेस को इस चीज को एडमिट करने पर और मानने पर जो है मजबूर कर दिया कि इंडिया को अब डिवाइड होना पड़ेगा, क्योंकि 1/4 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ये चाहती है कि वो अपनी एक सेपरेट होमलैंड जो है वो उनसे हासिल करें। इसके अलावा आपके लिए इसी से रिलेटेड एक और चीज जानना ये जरूरी है कि जो 16 दिसंबर है, 16 अगस्त है, जो 16 अगस्त है, इस डेट पे 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया। डायरेक्ट एक्शन डे, इसके अंदर सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ही कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ये नजर आया कि जो ब्रिटिश है वो मुसलमानों की जीत को और 1946-45 के इलेक्शन के रिजल्ट्स को और सेपरेट होमलैंड की डिमांड को नजरअंदाज करके कांग्रेस को एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी ट्रीट करके उन्हीं की सब डिमांड्स मानने की कोशिश कर रहे हैं या इस बारे में सोच रहे हैं, तो उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे को लॉन्च किया। और इस डे पे मुख्तलिफ किस्म की प्रोटेस्ट हुई, जिन प्रोटेस्ट को कंट्रोल करना ब्रिटिश के लिए जो है वो काफी नहीं था। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक इशारा था और एक जो है एक स्टेप था कि अगर मुसलमानों की डिमांड ना मानी गई तो वो भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं और मुख्तलिफ मूवमेंट्स की सूरत में जो है गवर्नमेंट के खिलाफ आ सकते हैं। तो इसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट्स जो है वो क्रिएट हो जाती हैं। अब आप तमाम स्टूडेंट्स ने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया। अब इसी से रिलेटेड मैं कुछ एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन उन एमसीक्यूज की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बता दूं कि अगर आप वन पेपर एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं और तैयारी के लिए किसी बुक पर रिलाई करना चाहते हैं, किसी क्रेडिबल रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं, तो एलिमेंट्स ऑफ वन पेपर पे आप रिलाई कर सकते हैं। ये एक कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक है। इस गाइड बुक को ओपन करके एक एक चीज मैंने स्टेप बाय स्टेप में समझाई है कि क्यों आपको अपनी तैयारी एलिमेंट्स ऑफ वन पेपर से करनी चाहिए। इससे रिलेटेड जो आपको वीडियो है जो इसकी फीचर्स को मजीद एक्सप्लेन कर रही है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आई बटन में उसका लिंक भी आप देख रहे होंगे। अगर आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहें तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप स्टोर से खरीदना चाहें तो पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में बड़े स्टोर्स पर ये किताबें अवेलेबल है। कुछ स्टोर्स का जो है वो मैंने नाम आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दिया है। आप अगर इनमें से किसी भी शहर में हैं तो इस स्टोर से कोऑर्डिनेट करने के बाद आप इस किताब को हासिल कर सकते हैं। उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान से रिलेटेड जितनी भी हमने डिस्कशन की है वो यहाँ पर जो है आप बुलेट पॉइंट्स की सूरत में देख रहे हैं। आप इन बुलेट पॉइंट्स को अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। पॉज करने के बाद जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा या पॉइंट समझ नहीं आ रहा आप उसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। तमाम डेट्स और तमाम चीज़ें जो है वो आपके लिए यहाँ पर क्लियर फॉर्म में लिखी हुई हैं। उसके बाद हम एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अब ये एमसीक्यूज़ आपकी असेसमेंट के लिए हैं। अगर आपने टॉपिक को समझा है, सुना है, अंडरस्टैंड कर लिया है तो आपने इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है। और उसके अलावा एक और चीज़ आपने ये करनी है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आता तो उसको जाके सर्च कर लें। किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो जाके सर्च कर लें। अगर आप क्वेश्चन का आंसर सर्च करेंगे तो वो चीज़ आपको नहीं भूलेगी और जितने भी क्वेश्चंस आप देखेंगे अब ये क्वेश्चंस आपके लिए फेमिलियर होंगे क्योंकि टॉपिक को डिस्क्रिप्टिव लेवल पे आप पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया ऑन, डेट आपसे पूछी जा रही है। उसके बाद द कैबिनेट मिशन प्लान वाज सेंट टू इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ, तो उस वक्त जो है वो गवर्नमेंट किसकी थी ब्रिटेन के अंदर, ये चीज़ आपने जो है वो सर्च करनी है। इसका आंसर जो है आपने सर्च करने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। उसके बाद हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम व्हेन द कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेट करता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। अच्छा, अब कैबिनेट मिशन के मेंबर्स को हमने डिस्कस किया था, तो इसमें से कौन सा मेंबर ऐसा है ऑप्शंस में से जो कि कैबिनेट मिशन का मेंबर नहीं था, ये आपने मार्क करना है। द चेयरमैन हेड ऑफ द कैबिनेट मिशन वाज, तो कैबिनेट मिशन जो है 1946 इसका हेड कौन था, इसका हेड कौन था, ये आपने मार्क करना है। उसके बाद द कैबिनेट मिशन कंसिस्टेड ऑफ हाउ मेनी ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर्स, तो कितने ब्रिटिश के कैबिनेट मिनिस्टर्स थे जो कैबिनेट मिशन का हिस्सा थे, जो 1946 के अंदर जो है वो इंडिया के अंदर आता है। उसके बाद द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैबिनेट मिशन वाज टू, ये आपकी असेसमेंट के लिए क्वेश्चन है। तो जो ऑब्जेक्टिव, जो मेन ऑब्जेक्टिव था कैबिनेट मिशन का वो कौन सा था, आपने ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर को मार्क करना है अगर आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड किया। उसके बाद विच पॉलिटिकल पार्टीज हेल्ड नेगोशिएशंस विद द कैबिनेट मिशन, तो कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज थी जिन्होंने नेगोशिएट किया था कैबिनेट मिशन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं द कैबिनेट मिशन प्लान वाज ऑफिशियली अनाउंस्ड ऑन, तो जो नेगोशिएशन
नेगोशिएशन थी, नेगोशिएशन के एंड होने के बाद कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो बेसिकली कब अनाउंस किया गया था, तमाम की तमाम डेट्स आपके बुलेट पॉइंट्स में। अगर आपने एक बार बुलेट पॉइंट्स को रीड किया है और इससे पहले जो स्टोरी मैंने आपको बताई है उसको सुन लिया है, तो आप तमाम आंसर्स को आसानी से मार्क कर सकते हैं। द कैबिनेट मिशन रिजेक्टेड द डिमांड फॉर, तो कैबिनेट मिशन ने जो है किस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था, तो इसके हवाले से मैं आपको बताता हूं कि कैबिनेट मिशन ने इनिशियली जो इमीडिएट सॉवरन पाकिस्तान है उसकी डिमांड को रिजेक्ट करते हुए एक प्लान प्रपोज किया जो ग्रुपिंग का प्लान था। तो मैं उम्मीद करता हूं ये हमारा ब्रीफ सा लेक्चर जिसमें हम कैबिनेट मिशन प्लान 1946 को डिस्कस करना चाह रहे थे, इसमें मैं कामयाब हूं। अगर आप जो है प्रिपेयर करना चाहते हैं तो एलिमेंट्स ऑफ वन पेपर को आप यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा फ्री MCQs की वेबसाइट भी हमारी मौजूद है, mcqs.learnuppakistan.com। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप तमाम स्टूडेंट्स को हम फैसिलिटेट कर सकें। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो, हमारी टीम को व्हाट्सएप मैसेज करें, हम आपको असिस्ट करने के लिए मौजूद हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।